हेलो एवरीवन, वेलकम टू कांस्टेंट लर्निंग। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बहुत ही अच्छी चल रही होंगी। तो देखिए, अभी लगातार आपके एग्ज़ाम हैं। तो अभी आपका लगभग 10 अप्रैल को आपका एसबीआई क्लर्क मेंस शेड्यूल है, ठीक है ना। और बहुत ही जल्दी आपको रिजल्ट और एडमिट कार्ड भी देखने को मिल जाएगा। तो बस आपको अपनी प्रिपरेशन को और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करना है। कंटिन्यूस मॉक देते रहिए, एनालाइज करते रहिए यहाँ पे, और जुड़े रहिए इंग्लिश की और क्वांट की क्लासेस के लिए, ताकि अपन एग्ज़ाम में किस तरह से आपको अप्रोच करना है वो यहाँ पे अपन डिस्कस कर पाएँ। तो आज के सेशन में अपन यहाँ पे चेकलिस्ट नंबर 29 है, जो इंग्लिश की मेंस विजेता चेकलिस्ट है, उसका यहाँ पे सॉल्यूशन को डिस्कस करेंगे। इसके पहले अपन ने 28 चेकलिस्ट को कंप्लीट कर दिया है। तो अगर आपने उनको मिस किया है तो डिस्क्रिप्शन में आपका प्लेलिस्ट का लिंक है, जाइए और वहाँ जाके इनको कंप्लीट कीजिए। साथ ही अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो को पूरा देखिए और कमेंट कीजिए कि आज का सेशन आपको कैसा लगा है। साथ ही आपसे एक रिक्वेस्ट है कि जितने भी आपके सोशल मीडिया अकाउंट है या ग्रुप बने हुए हैं, टेलीग्राम है, व्हाट्सअप है, वहाँ पे वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिएगा, ताकि इसका बेनिफिट है जो मैक्सिमम स्टूडेंट को मिल पाए। तो शुरू करते हैं आज का सेशन। तो आज के सेशन में मिसलेनियस क्वेश्चन है आपके यहाँ पे, ठीक है ना। 5-5 का सेट आता है। तो दो तरह के अपन यहाँ पे क्वेश्चन करेंगे। पहला तो देखिए मिसलेनियस में आपका आता है फिलर्स। तो पहले अपन फिलर्स करेंगे, उसके बाद में आता है जो आपका प्री में भी आता रहता है, वो है आपका यहाँ पे जो फ्रेजेस को जंबल करना, रीअरेंज करना उनको, वो वाला करेंगे। तो सबसे पहले है जो अपन यहाँ पे जो आपको दे रखा है उनको करते हैं, समझते हैं यहाँ पे। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे अपन शुरू करते हैं। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले अपन यहाँ पे मीनिंग समझ लेते हैं जो आपको वर्ड दे रखे हैं। अनलाइकली, पहला वर्ड कौन सा आपका अनलाइकली है। अनलाइकली का मतलब होता है नॉट एक्सपेक्टेड, यानी कि जो कुछ आपने सोचा है वो आपको नहीं मिलता है, तो इसको अपन बोलते हैं अनलाइकली, यानी कि नॉट एक्सपेक्टेड, ठीक है। डिसोसिएट, इसका मतलब क्या होता है। इसका मतलब होता है किसी को सेपरेट करना या डिसकनेक्ट करना, यानी कि किसी चीज़ को अलग कर देना। डिस एक क्या है आपका, एक आपका, ठीक है ना। ये अगर किसी के आगे लग जाता है तो उसका मीनिंग को उल्टा कर देता है, ठीक है। तो यहाँ पे किसी चीज़ को किसी से अलग करना या उससे क्या कर देना, डिसकनेक्ट कर देना, सेपरेट कर देना, ये होता है सेपरेट कर देना, ठीक है ना। आगे लाइकली है तो अनलाइकली का उल्टा है। तो ये तो है नॉट एक्सपेक्टेड, तो लाइकली का मतलब एक्सपेक्टेड, यानी कि अपन कुछ ऐसी उम्मीद कर सकते हैं जैसा अपन ने सोचा है वैसा हो जाना। ट्रांसैक्ट, इसका मतलब क्या होता है। इसका मतलब होता है कि कंडक्ट करना या कैरी करना, एक बिजनेस डील होती है, ठीक है ना। कोई एक बिजनेस डील होती है, उसको कंडक्ट करना या कैरी करना है। तो ये आपका यहाँ पे मीनिंग होता है। आगे है पॉसिबली। पॉसिबली का मतलब क्या होता है, कोई काम करने की संभावना होती है, पॉसिबली, ठीक है ना। इंटरेक्ट का मतलब क्या होता है। इंटरेक्ट का मतलब होता है आपका यहाँ पे किसी के साथ में इंगेज होना या कम्युनिकेट होना दूसरों के साथ में, यानी कि उनसे बातचीत करना, जुड़ जाना उनसे, ठीक है ना। तो इंगेज होना यानी कि शामिल होना या कम्युनिकेट हो जाना, ठीक है ना, ये इनके मतलब होते हैं। अब यहाँ पे कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से देखेंगे यहाँ पे क्या आपका पॉसिबल हो सकता है। तो देखते हैं, समझते हैं यहाँ पे। एज वी कम टू लेबर डे, यानी कि जैसे ही हम लेबर डे के करीब आते हैं, मैनी ऑफ अस हैव ए स्मॉल ब्रेक, तो हम में से कईयों को यहाँ पे एक छोटा सा ब्रेक है। डैश टू गेट वन लास्ट ट्रिप टू द बीच, यानी कि हम में से कई लोग हैं जो जो बीच है उस पर एक लास्ट जो ट्रिप है वो पाना चाहता है। टू रश टू ऑर्गेनाइज द नेक्स्ट स्कूल ईयर, ठीक है। और ताकि अगले साल जब हम स्कूल को जाते हैं तो क्या रहे, ऑर्गेनाइज रहे हमारा पूरा स्कूल का साल। एंड परहैप्स, और शायद टू थिंक अबाउट व्हाट वर्क इज, और अपन सोच सके यहाँ पे कि आगे की दौड़ में क्या काम है। व्हाट रेस्ट इज, क्या बचा हुआ है। हाउ दे डैश व्हाट वी विश देम टू बी इन आवर लाइफ्स, कि हम उनसे अपने जीवन में क्या बनने चाहते हैं, क्या इच्छा रखते हैं बनने की, ठीक है ना यहाँ पे। अब देखते हैं यहाँ पे क्या हो सकता है। सबसे पहले तो हम चाहते एक छोटा सा ब्रेक, कोई चीज़ का चाहना, ठीक है ना। तो सबसे पहले तो आपका यहाँ पे ये तो यहाँ पे अनलाइकली तो नेगेटिव वर्ड हो गया, तो ए वाला तो आपका कभी नहीं आएगा, ठीक है ना। हर कोई चाहता है कि उसको क्या मिले, एक छोटा सा ब्रेक मिले। अब देखिए लाइकली है, पॉसिबल है, ठीक है ना, दोनों। अब यहाँ पे देखते हैं यहाँ पे क्या आ सकता है, ठीक है ना। हाउ दे, कि किस तरह से वो क्या करे, इंगेज हो, इंटरेक्ट करे, ठीक है ना। किस तरह से वो क्या करे, यहाँ पे शामिल हो जाए किसी काम में, या फिर क्या बिजनेस डील करे। अब यहाँ पे स्कूल की बात कर रहे हैं, लेबर की बात कर रहे हैं, तो वो कहाँ से बिजनेस डील करेंगे, क्या कोई सेंस लगता है आपको यहाँ पे। देखते हैं इसको। पहले तो
वो चाहते हैं, पहला तो चाहना, ठीक है ना, उसके हिसाब से पॉसिबिलिटी का मतलब तो होता है किसी काम की संभावना होना। तो वो चाहते हैं, एक छोटा सा ब्रेक चाहते हैं, तो पहले पॉसिबिलिटी तो यहाँ पे अपने आप ही क्या हो जाएगा, कट हो जाएगा। तो यहाँ पे कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से देखें तो दो आपके पहली ब्लैंक से ही आपके क्या हो गए, ऑप्शन एलिमिनेट हो गए हैं। पहला तो अनलाइकली यानी कि हमने सोचा नहीं था, दूसरा लाइकली है कि हमने सोचा था, हमने चाहा था कि हमको एक छोटा सा ब्रेक मिल जाए, ठीक है। पॉसिबिलिटी का मतलब होता है कि संभावना, शायद। अब अपने को ब्रेक चाहिए तो वो शायद तो होगा नहीं, क्योंकि हमको चाहिए तो हमको जो चीज़ चाहिए वो तो अपने को पक्का पता होती है ना, उसके बारे में अपन पॉसिबली कभी नहीं हो सकते। जो चीज़ चाहिए वो एकदम क्लियर होती है, तो इसके लिए आपका सी भी नहीं होगा। तो इसके लिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपका ऑप्शन नंबर बी है जो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी कहाँ है आपका, ऑप्शन नंबर ए है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको क्या बोला है कि लेबर डे जैसे ही पास में आता है तो हम चाहते हैं कि हमको एक छोटा सा ब्रेक मिल जाए, ठीक है ना। कहाँ पे, एक बीच के पास में एक लास्ट ट्रिप मिल जाए, ताकि जो ये भाग दौड़ भरी ज़िंदगी है वो हमारे अगले साल के स्कूल की वो क्या हो जाए, व्यवस्थित हो जाए, ठीक है ना। तो अपन भी देखते हैं भाई, जब भी अपना एग्ज़ाम होता है या उसके बाद में अपन क्या करते हैं, थोड़ा सा एक दिन का या 2 दिन का अपन क्या लेते हैं, गैप लेते हैं, ताकि आगे की तैयारी क्या कर सके, अपन आराम से कर सकें। और शायद हम सोचते हैं काम के बारे में, किस तरह से हम क्या करेंगे, क्या काम करेंगे, क्या बचा हुआ है, और किस तरह से हम क्या करेंगे, डील करेंगे इन सब से यहाँ पे, और हम आगे क्या चाहते हैं बनना। तो ये सब इसके बारे में है जो सोचेंगे यहाँ पे। तो यहाँ से आपका पहले क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी है जो आपका यहाँ पे, ये ऑप्शन नंबर ए आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद है आपको यहाँ पे समझ में आया होगा। आगे मूव करते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर सेकंड है, तो देखिए मीनिंग समझते हैं। सबसे पहले एमिलियोरेट, एमिलियोरेट का मतलब होता है कोई भी यहाँ पे, ठीक है ना, सिचुएशन है उसको और ज़्यादा इम्प्रूव कर देना, अच्छा कर देना, ठीक है ना, इम्प्रूव कर देना। कोई भी बदतर सिचुएशन है उसको इम्प्रूव कर देना, और ज़्यादा क्या कर देना, उसको बेटर कर देना। ये एक बहुत ही अच्छा पॉजिटिव वर्ड होता है, ठीक है ना। ट्रूस, ट्रूस का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है यहाँ पे कि दो पार्टी से उनके बीच में झगड़ा चल रहा है, कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, तो उनके बीच में एक एग्रीमेंट कर देना, ताकि जो उनके बीच की दुश्मनी है कुछ समय के लिए अपन क्या कर सके, रोक सके। तो एक तरह का क्या है, ये एग्रीमेंट बोल सकते हैं, ये एक तरह का एग्रीमेंट है जिससे दो पार्टीज के बीच में लड़ाई को अपन क्या कर सकते हैं, रोक सकते हैं यहाँ पे, ठीक है ना। एग्जर्बेट करना, एग्जर्बेट करने का मतलब क्या होता है, किसी चीज़ को या कोई सिचुएशन होती है उसको और ज़्यादा बद से बदतर बना देना, यह होता है आपका एग्जर्बेट, ठीक है ना। फ्यूड, फ्यूड का मतलब क्या होता है, एक तरह से लड़ाई होती है, क्या होती है, लड़ाई, यानी कि दो पार्टीज या दो ग्रुप के बीच में बहुत ही लंबे समय से जो लड़ाई चलती आ रही है उसको फ्यूड बोलते हैं, ठीक है ना। पैक्ट का मतलब तो क्या होता है भाई, संधि, एग्रीमेंट, एक तरह से क्या होता है, ये एग्रीमेंट होता है, ठीक है ना। दो पार्टीज के बीच में या दो नेशन के बीच में पैक्ट होता है, संधि होती है, एग्रीमेंट होता है। रिकॉन्साइल, रिकॉन्साइल है, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है कि जो आपके पुराने दोस्ती, जो फ्रेंडशिप वाली जो रिलेशन थे उसको वापस लेके आना, रिस्टोर करना, ठीक है ना। तो अपन क्या करते हैं भाई, जैसे पुरानी दोस्ती बहुत टाइम से नहीं मिले हैं, भूल गए सारे, तो वापस क्या करते हैं, मिल बैठ के दोस्ती को ताज़ा करते हैं। तो रिकॉन्साइल का मतलब क्या होता है यहाँ पे, जो आपका पुराना फ्रेंडली रिलेशन उसको वापस से और अच्छा करना, रिस्टोर करना, ठीक है ना। एनिमोसिटी, एनिमोसिटी का मतलब क्या होता है यहाँ पे, इसका मतलब होता है बहुत दुश्मनी, एक बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होस्टिलिटी, हेटरेड, ठीक है ना, बहुत हद से ज़्यादा दुश्मनी होना, इसको अपन एनिमोसिटी कहते हैं। एग्रवेट करना, एग्रवेट करने का मतलब होता है कि ये एग्जर्बेट का ही क्या है, सिनोनिम है, यानी कि कोई प्रॉब्लम है उसको और ज़्यादा क्या कर देना, यहाँ पे बढ़ा देना। तो देखिए ये नेगेटिव है, ये नेगेटिव है, ये नेगेटिव है, ये तीन नेगेटिव हो गए अपने, और दो क्या हो गए, पॉजिटिव हो गए, ठीक है ना। तो टोन के हिसाब से देखेंगे अभी। अलायंस का मतलब भी क्या होता है भाई, अलायंस का मतलब भी एक तरह से अपन पैक्ट बोल सकते हैं, एग्रीमेंट बोल सकते हैं, ठीक है ना, ठीक है। तो एक तरह का ये भी एग्रीमेंट होता है। अब यहाँ पे इसके हिसाब से, कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से देखेंगे क्या होगा। द डिप्लोमेट्स नेगोशिएशन स्किल वर पुट टू द टेस्ट एज ही ट्राई टू, यानी कि जो डिप्लोमेट है उसकी जो नेगोशिएशन, यानी कि जो बात करने का, एक दूसरे से जुड़ने का, बात करने का जो स्किल है, ठीक है ना, वो उसका जो टेस्ट है, उसकी जो परीक्षा है वो तब हुई जब उन्होंने क्या किया, ही ट्राई टू, वह प्रयास कर रहा था, डैश द लॉन्ग स्टैंडिंग, यानी कि बहुत ही लंबे समय से चल रहा था, क्या चल रहा था, बीच में, अब किसी के बीच में चल रहा था, दो नेशन के बीच में, दो वेरिंग नेशन, यानी कि जो यहाँ पे कुल मिला के बोल रहा है कि दो देशों के बीच में बहुत ही लंबे समय से एक लड़ाई चल रही थी। तो डिप्लोमेट की यहाँ पे परीक्षा थी कि वो किस तरह से बात करके उनके बीच का क्या कर दे भाई। अब डिप्लोमेट का हमेशा काम क्या होता है, दो देशों के बीच में जो रिलेशन है उनको स्ट्रॉन्ग करना, लड़ाई को ख़त्म करना और रिलेशन को स्ट्रॉन्ग करना,
ठीक है ना। तो पहले तो यहाँ पे ट्राई टू, यानी कि कोई भी सिचुएशन बदतर है उसको अच्छा करेगा यहाँ पे, तो पहले तो यहाँ पे एक पॉजिटिव वर्ड आएगा आपका, ठीक है ना। तो पहला तो क्या आएगा आपका यहाँ पे, पॉजिटिव वर्ड आएगा। फिर यहाँ पे क्या होगा आपका, लॉन्ग स्टैंडिंग डैश बिटवीन, ठीक है ना। अब यहाँ पे क्या होगा भाई, तो यहाँ पे नेगेटिव वर्ड आएगा, यानी कि उनके बीच में बहुत ही लंबे समय से क्या चल रही थी, लड़ाई चल रही थी, तो उसको क्या करना है यहाँ पे ख़त्म करना है, इस तरह का होगा। अब देखते हैं, पहले तो होगा पॉजिटिव फिर होगा नेगेटिव। देखिए ट्रूस का मतलब क्या होता है भाई, एग्रीमेंट होता है यहाँ पे, यानी कि समझौता होता है। तो अगर उनके बीच में पहले से ही समझौता है, ठीक है ना। देखिए मैं सिर्फ पॉजिटिव वर्ड की बात कर रहा हूँ, 3 ऑप्शन तो आपके क्या हो गए, एलिमिनेट हो गए हैं। ये तीनों तो हो गए, क्योंकि अपने को आगे तो चाहिए पॉजिटिव, ये सिर्फ ए और डी में है। अब अपन सेकंड चेक कर रहे हैं यहाँ पे, तो सेकंड में क्या आना चाहिए, नेगेटिव आना चाहिए। तो उसका मतलब तो होता है एग्रीमेंट। अगर दो देशों के बीच में एग्रीमेंट है तो क्या वो कभी झगड़ेंगे, नहीं झगड़ेंगे, यानी कि ए वाला भी आपका क्या हो जाएगा, कट। एनिमोसिटी, यानी कि बहुत ही लंबे समय से उनके बीच में दुश्मनी नफरत चल रही है, तो उसको खत्म करेगा यहाँ पे। तो यहाँ पे कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से क्या आएगा आपका, ऑप्शन नंबर डी है जो आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद है आपको यहाँ पे समझ में आया होगा। यहाँ पे आगे मूव करते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। यहाँ पे तो देखिए क्वेश्चन नंबर 3 है आपका, यहाँ पे देखते हैं समझते हैं यहाँ पे क्या है। पहले तो मीनिंग समझ लेते हैं आपका। सबसे पहले है आपका वर्ड यहाँ पे डिकंस्ट्रक्ट, ठीक है ना। डिकंस्ट्रक्ट का मतलब क्या होता है यहाँ पे, इसका मतलब होता है ब्रेक डाउन करना, छोटे छोटे पीसेस में क्या कर देना, किसी को तोड़ देना, या फिर कोई भी सिचुएशन है उसको बहुत ही डिटेल में एनालाइज करना। 2 मीनिंग होते हैं, ठीक है ना। मेरे मीनिंग को समझते जाइए, इतना लिखना पॉसिबल नहीं है, ठीक है ना, जगह नहीं इतना। तो डिकंस्ट्रक्ट का मतलब क्या होता है यहाँ पे, या तो छोटे छोटे टुकड़ों में ब्रेक कर देना, या फिर यहाँ पे एनालाइज करना, कोई भी यहाँ पे जो सिचुएशन है उसको क्या कर देना, एनालाइज करना बहुत ही ज़्यादा गहन डिटेल में। एस्केप का मतलब तो क्या होता है भाई, कोई भी सिचुएशन या कोई भी जगह है वहाँ से बच निकलना, ठीक है ना, उसको एस्केप कहते हैं। अनरवेल, अनरवेल का मतलब क्या होता है, किसी चीज़ को खोलना या सुलझाना। कोई एक सिचुएशन है या कोई चीज़ ऐसी है जो आपकी समझ में नहीं आ रही है, उसको समझाना, सॉल्व करना, ठीक है ना, खोल देना, खुल नहीं रही है तो खोल देना, इस तरह का सेंस होता है। इमर्स, इमर्स का मतलब क्या होता है, इमर्स का मतलब होता है कि कोई एक्सपीरियंस है, एनवायरनमेंट है, ठीक है ना, उसमें बहुत ही गहराई से डूब जाना, ठीक है ना। मान लो आप कोई मूवी देख रहे हो या कहीं घूमने गए हो, ठीक है ना, तो वहाँ पे आप क्या होते हो भाई कि उसकी गहराई में पूरा डूब जाते हो, पूरा खो जाते हो, उसको बोलते हैं इमर्स। फोर्टिफाई, फोर्टिफाई का मतलब क्या होता है, किसी चीज़ को और ज़्यादा स्ट्रेंथन करना, स्ट्रॉन्ग करना, मजबूत करना। विड्रॉ का मतलब क्या होता है, पीछे हट जाना, ठीक है ना। कोई डील की है आपने या कोई आपने किसी को जुबान दे दी, उससे पीछे हट जाना, विड्रॉ कर देना। डिसमेंटल करना, तो देखिए ये आपने वर्ड बहुत बार सुना होगा यहाँ पे, जैसे वो रोबोट, आपकी ये मूवी थी रोबोट वाली, तो जो उसमें चिट्टी को डिसमेंटल कर देना, इसका मतलब क्या होता है कि उसके सारे पार्ट्स को अलग कर देना, उसको टुकड़ों में तोड़ देना। तो डिसमेंटल करने का मतलब क्या होता है, पार्ट्स में डिवाइड कर देना, अलग अलग क्या कर देना, उसको पूरा डिवाइड कर देना, उसको तोड़ देना। ट्रांसेंड, ट्रांसेंड का मतलब क्या होता है, ट्रांसेंड का मतलब होता है कि जो भी आपकी लिमिट थी उसके बियॉन्ड जाना, यानी कि आपकी जो लिमिट है उससे और आगे चले जाना, ठीक है ना, तो इसको बोलते हैं ट्रांसेंड। डिसइंटीग्रेट, डिसइंटीग्रेट का मतलब क्या होता है, इसका मतलब भी होता है अलग कर देना या ब्रेक डाउन कर देना, छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देना। और रिट्रीट का मतलब क्या होता है, विड्रॉ करना, ठीक है ना। तो ये सारे मीनिंग है जो अपन ने यहाँ पे समझ लिए थे। अब टोन देखते हैं यहाँ पे क्या हो सकती है। द ऑथर्स प्रोज वॉज सो कॉम्प्लिकेटेडली वोवेन दैट इट सीम्स टू, यानी कि यहाँ पे जो ऑथर है उसका जो यहाँ पे एक तरह से प्रोज का मतलब होता है गद्य, आपने हिंदी में पढ़े होगे गद्य और पद्य, यानी कि कुल मिला के ऑथर ने यहाँ पे कुछ बातें लिखी है, ठीक है ना, एक पैरा या कुछ लिखा है, वो बहुत ज़्यादा क्या है, बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, यानी कि आसानी से समझ में नहीं आ रहा, ऐसा लगता है। इट सीम टू डैश द वेरी फैब्रिक ऑफ रियलिटी, ऐसा लगता है उसने कि क्या क्या है, कि जो ये रियलिटी है, ठीक है ना, जो वास्तविकता है उसको ही क्या कर दिया है, उसको ही है जो इसने बुन दिया है यहाँ पे, इसने जो पैरा लिखा है इसमें। इन्वाइटिंग रीडर्स टू, जो रीडर्स हैं उनको इन्वाइट कर रहा है टू डैश इनटू ए वर्ल्ड, यानी कि ऐसी दुनिया में, ठीक है ना, जहाँ पे द बाउंड्रीज ऑफ इमेजिनेशन एंड रियलिटी ब्लड, यानी कि जहाँ पे जो इमेजिनेशन की और जो रियलिटी की बाउंड्रीज है वो दोनों क्या हो जाती है, ख़त्म हो जाती, धुंधली हो जाती है, यानी कि आपको पता ही नहीं चलता कि कौन सी चीज़ असली है कौन सी नकली है। इमेजिनेशन में इतना अपन खो जाते हैं यहाँ पे, ठीक है ना, कि अपने को पता ही नहीं चलता, उसके बीच की जो बाउंड्रीज है वही क्या हो जाती, पूरी धुंधली पड़ जाती है, अपने को पता ही नहीं चलता है कि अपन इतना खो जाते हैं किसी चीज़ में कि अपने को पता ही नहीं चलता ये चीज़ आपकी असली है या नकली है, अपन इमेजिनेशन में खो जाते हैं पूरा,
ठीक है ना। अब यहाँ पे देखिए अगर अपन, तो सेकंड ब्लैंक से तो अपने को समझ में आया है कि इसका मतलब होता है कि किसी चीज़ में खो जाना, ठीक है ना, गहराई में डूब जाना। तो ये तो अपन ने पढ़ा था, एक ही वर्ड है इसमें, कौन सा है ये आपका, इमर्स है। तो यानी कि बाकी सब तो क्या है, अलग है। यहाँ पे विड्रॉ करना है, एक्सेप्ट, एस्केप करना है। तो पहले तो यहाँ पे इसके हिसाब से एक ही आपका सूटेबल है, वो कौन सा है आपका, बी। तो सिर्फ एक ब्लैंक से आपका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो पहले तो देखो यहाँ पे एक बार वापस समझते हैं, जो ऑथर का जो प्रोज है बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड तरीके से बुना हुआ है, ऐसा लगता है कि वो क्या कर रहा है, अनरेवेल। अनरेवेल का मतलब क्या कर रहा है, तोड़ रहा है या खोल रहा है, ठीक है ना। खोल रहा है, क्या खोल रहा है, जो फैब्रिक है रियलिटी का, यानी कि जो वास्तविकता का जो फैब्रिक है उसको क्या कर रहा है, खोल रहा है, यहाँ पे सामने ला के रख रहा है लोगों को इनवाइट कर रहा है, रीडर्स को, ताकि वो क्या करे भाई, आए यहाँ पे और खो जाए। इमर्स इनटू, यानी कि एक ऐसी दुनिया में खो जाए जहाँ पे वास्तविकता यानी कि रियलिटी की और इमेजिनेशन की वहाँ पे कोई भी सीमा नहीं हो, ऐसी दुनिया में खो जाए। तो आंसर क्या होगा आपका यहाँ पे, ऑप्शन नंबर बी है जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे मूव करते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 है, देखते हैं, समझते हैं अगेन इसको भी अपन यहाँ पे क्या हो सकता है। सबसे पहले एक रिक्वेस्ट है आपको, अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, इसको शेयर कीजिए, ताकि इसी तरीके से हम आपके लिए और भी ज़्यादा मेहनत कर सके। देखते हैं आगे है आपका वर्ड है अपहोल्ड करना। अपहोल्ड करने का मतलब क्या होता है, या तो सपोर्ट करना, ठीक है ना, या तो क्या करना, सपोर्ट करना, या फिर कोई एक करंट, किसी चीज़ की एक करंट स्टेट है, ठीक है ना, तो उसको वैसे ही मेंटेन करना, ठीक है ना। दो मीनिंग होते हैं, या तो किसी को सपोर्ट करना या किसी की कोई एक करंट सिचुएशन है उसको वैसे ही मेंटेन करने का ट्राई करना है। स्टैग्नेशन, स्टैग्नेशन का मतलब क्या होता है भाई, एक तरह से नेगेटिव वर्ड होता है, एक ऐसी सिचुएशन, ऐसी स्टेट जिसमें ग्रोथ की कमी हो, ग्रोथ की कमी होना, ठीक है ना, ग्रोथ की क्या हो जाना, कमी हो जाना, इसको स्टैग्नेशन बोलते हैं। डिसरप्ट करना, वर्ड सुना ही होगा आपने। डिसरप्ट करने का मतलब क्या है, कोई काम है उसमें क्या करना, बाधा डाल देना, मुश्किल है, ठीक है ना, हर्डल्स एक तरह से। एडवांसमेंट्स, एडवांसमेंट्स का मतलब क्या होता है, प्रोग्रेस करना, इम्प्रूवमेंट करना, ठीक है ना, पॉजिटिव वर्ड होता है। तो प्रोग्रेस करना, इम्प्रूवमेंट करना, ये होता है। परपेचुएट, इसका मतलब क्या होता है कि एक सिचुएशन को बनाए रखना, ठीक है ना, एक सिचुएशन को बनाए रखना, लेकिन ये आपका नेगेटिव सेंस में होता है कि मान लो किसी की बहुत बुरी सिचुएशन चल रही है, तो आप कोशिश करते हो कि इसकी वो बुरी सिचुएशन जो चलती रहे। अपहोल्ड, ये भी वही मीनिंग होता है, लेकिन अपहोल्ड है जो आपका नेगेटिव से, ये पॉजिटिव सेंस में काम में आता है। दोनों का मीनिंग सेम है पर दोनों की कंडीशन अलग है, ठीक है ना। अपहोल्ड तो मतलब है पॉजिटिव सेंस में वही सिचुएशन बनाए रखना, और परपेचुएट में नेगेटिव सेंस में वही सिचुएशन बनाए रखना। उम्मीद आपको समझ में आ गया होगा। सेटबैक, सेटबैक का मतलब क्या होता है भाई, असफलता है, ठीक है ना, कि आप किसी चीज़ में असफल हो गए, पीछे हट गए, हार गए, तो ये सारी मीनिंग होते हैं सेटबैक के। अधेर, अधेर का मतलब क्या होता है, अधेर का मतलब होता है किसी का पालन करना, ठीक है ना। तो कोई मॉडल है, कोई रूल है, कोई रेगुलेशन है, तो उनका क्या करना है, उनका पालन करना है, ठीक है ना। कोई पर्टिकुलर प्रिंसिपल है, उसका पालन करना, एक तरह से अपन इसको बोलते हैं पालन करना, ओबे करना। मेडियोक्रिटी, मेडियोक्रिटी का मतलब क्या होता है कि एक ऐसी स्टेट जिसमें क्या हो, सब नॉर्मल, कोई ज़्यादा खास नहीं हो, एवरेज हो, ऑर्डिनरी हो, एवरेज हो, ऑर्डिनरी हो, यानी कि एक सिचुएशन हो जो आपकी जान पहचान की हो, आपको पता हो, सब नॉर्मल हो, कुछ ज़्यादा खास नहीं हो, तो इसको एवरेज बोलते हैं। इमेल्युएट, इमेल्युएट का मतलब क्या होता है, किसी को फॉलो करना सक्सेस के लिए, ठीक है ना, क्या करना, किसी को फॉलो करना, किसी के विचारों को, किसी के कामों को फॉलो करना, लेकिन सक्सेस के लिए। और प्रोग्रेस का मतलब क्या होता है, ये तो आपको पता ही है, प्रोग्रेस का मतलब क्या होता है, यहाँ पे आगे और ज़्यादा उन्नति करना, ठीक है ना, बढ़ते जाना और आगे, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखते हैं, अपन समझते हैं यहाँ पे क्या हो सकता है। तो देखिए, द CEO's relentless pursuit of innovation and willingness to, यानी कि जो CEO का यहाँ पे नज़रिया है कि वो चाहता है कि वो अपनाए किसको, इनोवेशन को, और वो चाहता है विलिंगनेस टू डैश ट्रेडिशनल बिजनेस प्रैक्टिस हैज़ नॉट ओनली लीड टू रिमार्केबल डैश बट ऑल्सो ट्रांसफॉर्म द कंपनीज इंडस्ट्री। अब यहाँ पे क्या बोला है, देखते हैं अपन कि CEO की ये जो इनोवेटिव यहाँ पे खोज है, लगातार इनोवेटिव खोज करना, और यहाँ पे जो बिजनेस है, ठीक है ना, तो बिजनेस के प्रैक्टिस को यहाँ पे क्या करना कि जो पुराने ज़माने से चलती आ रही है उसको अपनाना है। तो इससे क्या होगा, ना ही नॉट ओनली लीड टू रिमार्केबल, ना ही इससे बहुत ही शानदार डैश कुछ न कुछ मिलेगा, बल्कि इससे ट्रांसफॉर्म होगा जो कंपनी की इंडस्ट्रीज है, कंपनी की इंडस्ट्री है वो भी क्या होगी, परिवर्तित होगी। तो कुल मिला के पहले तो टोन थी पॉजिटिव,
ठीक है। अब यहाँ पे क्या होगा भाई, ग्रोथ होगी, प्रोग्रेस होगा यहाँ पे कुछ मिला के, और वो चाहता है क्या करना, फॉलो करना। तो यहाँ पे तो क्या आएगा, फॉलो करना आएगा, यहाँ पे तो फॉलो आएगा, और यहाँ पे आएगा प्रोग्रेस। रीड करके पता चला। तो ये दोनों वर्ड किस में है, तो ये है आपके ई में। तो इवेल्युएट करना, वो चाहता है कि वो फॉलो करे एक ऐसे मॉडल को जिससे सक्सेस मिले, और यहाँ पे रिमार्केबल प्रोग्रेस मिलेगी उसको, ठीक है ना यहाँ पे। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, ई है जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर, देखते हैं, समझते हैं यहाँ पे भी अगेन क्या बोला है आपको यहाँ पे। तो पहले अपन यहाँ पे मीनिंग समझ लेते हैं। पहला वर्ड है आपका डेसिफर। डेसिफर का मतलब क्या होता है अभी, इसका मतलब होता है कि कुछ डिफिकल्ट चीज़ है उसको समझना, अंडरस्टैंड करना, कोई बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड या पजलिंग कोई बात है उसको समझ जाना, ठीक है ना। तो ये होता है आपका डेसिफर। इंटरप्रिटेशन, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है जैसा आप देखते हो डाटा इंटरप्रिटेशन होता है, ठीक है ना, उसी तरह यानी कि डाटा को समझना, नंबर्स को समझना। तो इसका मतलब होता है एक्सप्लेन करना, किसी की मीनिंग को एक्सप्लेन करना, ठीक है ना, किसी की मीनिंग को एक्सप्लेन करना। डेसिफर का मतलब होता है अंडरस्टैंड, कोई कॉम्प्लेक्स चीज़ है उसको समझना। अनरेवेल अभी अपन ने पढ़ा था, ठीक है ना, कॉम्प्लिकेटेड बात को सॉल्व करना या समझाना, ये भी इसका मतलब होता है। ये दोनों क्या होता है आपके सिनोनिम, सेम सेम है। एक्सपेक्टेशन, इसका मतलब क्या होता है, कोई उम्मीद, आपको कुछ किसी से कोई उम्मीद होती है उसको बोलते हैं एक्सपेक्टेशन, आपको क्या उम्मीद है। डिसर्न, डिसर्न का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है कि कुछ समझाना, ऐसी बातें समझाना जो आपको तुरंत समझ में नहीं आए, ठीक है ना। तो ऐसी कुछ बातें समझाना जो आपकी तुरंत समझ में नहीं आए, ठीक है। ये आगे देखिए, परसिप्टेशन। परसिप्टेशन का मतलब क्या होता है, परसिप्टेशन का मतलब होता है कि वह तरीका जिससे कुछ समझाया जाता है। तो एक तरह से क्या होता है, एक तरीका होता है जिससे कोई बात है जो अपन समझाते हैं किसी को, तो ये तरीका होता है। आगे ऑब्सक्योर का मतलब क्या होता है भाई, ऑब्सक्योर का मतलब होता है अनक्लियर, कोई चीज़ है जो आपकी कैसी है, अनक्लियर है, आपको समझ में नहीं आ रही। अंडरस्टैंडिंग का मतलब होता है समझना। इल्यूसिडेट, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है किसी चीज़ को एक्सप्लेन करना, ये भी एक्सप्लेन करना है, ठीक है ना। और इमेजिनेशन का मतलब तो क्या होता है आपका, इमेजिनेशन यानी कि आपके जो ख्याल होते हैं, ठीक है ना। अभी यहाँ पे अपन ने देखा ए बी डी और ई, इनके फर्स्ट के मीनिंग तो क्या है आपके, ठीक है ना, वो मीनिंग तो सेम है। अब यहाँ पे देखते हैं अपन क्या हो सकता है। द आर्टिस्ट वर्क वाज सो एब्स्ट्रैक्ट टू एनग्मेटिक दैट इट लेफ्ट क्रिटिक्स एंड व्यूअर्स ए लाइक स्ट्रगलिंग टू, ठीक है ना। यानी कि यहाँ पे आपको बोला गया है कि जो आर्टिस्ट का काम इतना ज़्यादा क्या है, इनग्मेटिक, इतना ज़्यादा रहस्यमय है, ठीक है ना, इतना ज़्यादा रहस्यमय है कि वो लोगों को यहाँ पे, और जो क्रिटिक्स है यानी कि उसकी जो बुराई या ये तारीफ करते हैं वो, और व्यूवर्स हैं यहाँ पे, उसको जो देखने वाले हैं वो बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करते हैं उसको समझने में। यानी कि एक आर्टिस्ट है, उसने कुछ भी चीज़ यहाँ पे बनाई है, जैसे एक पेंटर है, उसने कोई पेंटिंग बनाई है, तो पेंटिंग इतनी ज़्यादा वहाँ पे रहस्य से भरी है कि आप उसको समझ ही नहीं पाओगे, बहुत ज़्यादा आपको कोशिश करनी पड़ेगी उसके मीनिंग को समझने में कि ये क्या बनाया है। तो स्ट्रगलिंग टू, अब यहाँ पे कुछ ऐसा वर्ड आएगा अंडरस्टैंड करने वाला, ठीक है ना, यहाँ पे इट्स डीपर मीनिंग, उसके बहुत ही गहरे मीनिंग को समझना। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे सेंस बनता है कोई भी कॉम्प्लिकेटेड चीज़ को समझना, ठीक है ना, कोई भी कॉम्प्लिकेटेड चीज़ को समझना। और इसमें जो सबसे अच्छा मीनिंग है जो मैंने आपको बताया था वो कौन सा है, डेसिपर है। डेसिपर का मतलब क्या होता है, कोई भी आपकी डिफिकल्ट चीज़ है, कॉम्प्लेक्स या पजलिंग चीज़ है, उसको समझना है, ठीक है ना। बाकी सबका भी मीनिंग है, सिर्फ किसको, डी को छोड़ के, ठीक है, लेकिन सबका अलग अलग कॉन्टेक्स्ट में होता है, ठीक है। तो यहाँ पे बेस्ट कॉन्टेक्स्ट कौन सा बैठ रहा है, डेसिपर बैठ रहा है, उसके डीपर मीनिंग को समझना है। एज इट सीम्स टू एग्जिस्ट इन ए रियल ऑफ इट्स ओन डिफाइंड कन्वेंशनल इंटरप्रिटेशन, यानी कि यहाँ पे बोला है क्योंकि ऐसा लगता था कि वह अपने जो दायरे में ही मौजूद है, ठीक है ना, अपना रियल यानी कि एक अपना ही एक यहाँ पे जोन है उसमें मौजूद है, और डिफाइन करता है एक बहुत ही ज़्यादा कन्वेक्शनल इंटरप्रिटेशन, यानी कि आपको चीज़ों को उसके जोन में ही रह के आप उसको समझ पाएंगे, इस तरह से बोलता है यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आंसर आपका, ऑप्शन नंबर ए है जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। उम्मीद आपको समझ में आया होगा यहाँ पे। अब देखिए, ये तो आपके 5 क्वेश्चन थे जो अपन ने कर दिए थे, कौन से यहाँ पे, जो आपके यहाँ पे फिलर्स वाले। अब आगे है आपके यहाँ पे जो आपको क्या करना है, यहाँ पे अरेंजमेंट करना है यहाँ पे फ्रेजेस का, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखिए शुरू करते हैं अपन इनको। तो देखिए यहाँ पे पहले रीड करेंगे, उसके बाद में देखेंगे कहाँ से क्या हो सकता है आपका, ठीक है ना, पेयर बनाएंगे अपन यहाँ पे, समझेंगे कहाँ पे क्या हो सकता है। तो ध्यान से देखिएगा आप। तो देखिए, द इनपुट
input costs of various sectors such as strong US demand could also push up higher global commodity prices due to agriculture, manufacturing and service, India's domestic inflation as it affects। अब देखिए यहाँ पे, ठीक है ना, पहले तो अगर आप इसको रीड करेंगे तो सबसे पहले तो आपको लगेगा भाई शुरू तो कहाँ से हो रहा है, ए से ही हो रहा है, पर यहाँ पे ए ही नहीं दे रखा है। अब क्या पता नो अरेंजमेंट हो जाए, तो एक बार रीड करके देख लेते हैं कि जो इनपुट कॉस्ट है वेरियस सेक्टर की, जैसे कि स्ट्रॉन्ग यूएस डिमांड, नहीं, यहाँ पे किसी सेक्टर की बात की जा रही है, ठीक है ना, तो यहाँ पे सेक्टर्स की बात की जा रही है। तो अब यहाँ पे अपन क्या करेंगे, देखिए ये तो होगा नहीं, क्योंकि यहाँ पे सेंस नहीं बनता, यहाँ पे सेक्टर की बात कर रहे हैं। सच एज का मतलब होता है कि उसी सेक्टर के एग्जाम्पल देंगे आपको, ठीक है ना, सच एज का मतलब क्या होता है, उसी सेक्टर के एग्जाम्पल देंगे। तो ए से शुरू नहीं है, अब यहाँ पे देखिए इनसे शुरू हो सकते हैं, सी बी डी, ए के अलावा सबसे शुरू हो सकता है। अब अपन देखते हैं यहाँ पे पैर बनाते हैं, ठीक है ना, तो पैर बनाते हैं। अब देखिए यहाँ पे सेक्टर की बात की गई है, तो सेक्टर किस में दे रखे हैं आपको, कि जो बहुत सारे सेक्टर है, जैसे तो सेक्टर दे रखे देखिए, जैसे एग्रीकल्चर है, मैन्युफैक्चरिंग है और सर्विस है, ठीक है ना। तो यहाँ पे ए के बाद में आपका पैर किसका बन रहा है, डी का बन रहा है, तो अपन ने पैर बना दिया। अब एक बार चेक कर देते हैं भाई एडी किस में है, तो एडी इसमें नहीं है, इसमें है, इसमें डी ए है उल्टा, इसमें भी नहीं है, तो कुल मिला के अपने को आंसर मिल गया ऑप्शन नंबर बी। तो ये तरीका होता है करने का, ठीक है ना। यहाँ पे अब इसको चेक कर देते हैं और समझ लेते हैं भाई क्या सही है या नहीं है, रीड करके कुछ मीनिंग बन रहा है या नहीं बन रहा है। तो देखिए सी में बोला है आपको यहाँ पे, तो सी में बोला है आपको यहाँ पे कि जो हायर ग्लोबल कमोडिटी प्राइजेस ड्यू टू, सॉरी ये तो बी था, सी, हाँ सी था, सही है। जो हायर ग्लोबल कमोडिटी प्राइजेस है ड्यू टू, किसके कारण हो रही है, तो ये हो रही है आपका, इसका रीजन बताया बी में, किसके कारण हो रही, स्ट्रॉन्ग यूएस डिमांड कुड ऑल्सो पुशअप, वो भी पुशअप कर रहा है, क्या पुशअप कर रहा है किसको, तो ई में लिखा है इंडिया डोमेस्टिक इन्फ्लेशन को एज इट अफेक्ट्स, किसको अफेक्ट करेगा, ये करेगा इनपुट कॉस्ट है जो वेरियस सेक्टर की, जैसे कि एग्रीकल्चर, मैन्युफैक्चरिंग, सर्विस, ठीक है ना। तो सेंस तो बन रहा है, इसका मीनिंग मैं एक बार आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ कि जो यूएस की जो बहुत ही मजबूत डिमांड है, ठीक है ना, उसके कारण जो ग्लोबल लेवल पे जो आपके जो वस्तुएं हैं, चीज़ें हैं, उनकी कीमत में, प्राइजेस में क्या हो रही है भाई, इंक्रीज हो रहा है, वृद्धि हो रही है। तो इससे भारत की जो यहाँ पे क्या हो रही है भाई, जो कॉस्ट है यहाँ पे, ठीक है ना, इनपुट कॉस्ट है, वो क्या हो रही है, वो भी बढ़ सकती है, क्योंकि इससे बहुत सारे सेक्टर्स है, जैसे एग्रीकल्चर है, मैन्युफैक्चरिंग है, सर्विसेज है, ऐसे सेक्टर है जो इनकी इनपुट जो कॉस्ट है वो क्या होती है यहाँ पे अफेक्ट होती है, इसके लिए यहाँ पे बढ़ सकती है। तो आंसर क्या होगा आपका यहाँ पे, ऑप्शन नंबर बी है जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो करने का तरीका आपको समझ में आ गया होगा। आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, रीड करते हैं, समझते हैं। एक्सपीरियंस्ड फेवरेबल इकोनॉमिक कंडीशंस, प्राइस inflation which increased remittance inflows, other high income destinations for Indian, including high energy prices and curbed food migrants such as GCC countries। देखिए अगेन अभी अपने को और पता ही नहीं चले कि कहाँ से शुरू हो सकता है, ठीक है ना, नहीं पता चला, पर यहाँ पे अपन कुछ पेयर बनाते हैं। देखिए आपको बोला है अदर हाई इनकम डेस्टिनेशन है फॉर इंडियन, अब इंडियन क्या हो सकता है यहाँ पे, ठीक है ना, इंडियन क्या हो सकता है, माइग्रेंट्स हो सकता है, यानी कि जो इंडिया के माइग्रेंट्स है, यानी कि अभी अपने को समझ में आया है कि यहाँ पे सी और ई का पेयर बनेगा, किसका पेयर बनेगा, सी और ई का पेयर बनेगा, कि जो इंडियन माइग्रेंट्स है, नहीं तो माइग्रेंट कौन से भी, कौन से देश के, किस देश के नहीं पता है ना, तो इसलिए इंडियन के बाद में क्या आएगा, माइग्रेंट्स। सी ई का पेयर है, देख लेते कहाँ है, यहाँ पे है, यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे नहीं है और यहाँ पे नहीं है। तो अगेन अपने को आंसर मिल गया, पेयर से क्या मिल गया, ऑप्शन नंबर ए। रीड करके समझ लेते हैं कि जो अदर हाई इनकम डेस्टिनेशंस है फॉर इंडियन माइग्रेंट्स सच एज जीसीसी कंट्रीज, इसके बाद में क्या आएगा, ए आएगा। एक्सपीरियंस फेवरेबल इकोनॉमिक कंडीशन, एक्सपीरियंस करते हैं फेवरेबल इकोनॉमिक कंडीशंस को, उसके बाद में आएगा डी, फिर इंक्लूडिंग, अब उसमें शामिल है हाई एनर्जी प्राइजेज और कर्ब्ड फूड प्राइस इन्फ्लेशन विच इंक्रीज्ड रेमिटेंस इनफ्लोज। तो यहाँ पे आपको क्या बोला है कि जो भारत के, इंडिया के जो माइग्रेंट्स हैं उनके लिए यहाँ पे जो बहुत ज़्यादा आय इनकम वाले जो यहाँ पे, ठीक है ना, जो जगह हैं, जैसे कि जीसीसी कंट्रीज़ है, बहुत ज़्यादा हाई इनकम वाली जो कंट्रीज़ है यहाँ पे, जैसे कि जीसीसी कंट्रीज़ है, उनमें यहाँ पे उनके अकॉर्डिंग यहाँ पे जो क्या होती है, उनके अकॉर्डिंग जो यहाँ पे कंडीशंस होती है इनकम की, ठीक है ना। अब उसमें क्या शामिल है, तो उसमें शामिल है आपका यहाँ पे, जैसे उसमें शामिल है हाई एनर्जी प्राइजेस, ठीक है ना,
और क्या होती है, जिसमें जो खाने की चीज़ें होती है उनकी कीमतों में कमी शामिल है। प्राइस इन्फ्लेशन, कर्व्ड का मतलब क्या होता है, कमी, ठीक है ना, कमी कर देना प्राइस इन्फ्लेशन में, जिससे क्या होता है भाई, इंक्रीज होता है आपका रेमिटेंस इनफ्लो है जो आपका इंक्रीज हो जाता है। यानी कि कुल मिला के बोला है कि इंडिया के जो यहाँ पे माइग्रेंट्स है उनके लिए सबसे अच्छी जगह वो होती है जहाँ पे उनको पैसा तो अधिक मिलता है, लेकिन वहाँ पे जो रहने का खाने पीने का है वो खर्चा कम होता है। तो उससे क्या होगा भाई, पैसे बचेंगे और वो क्या होंगे, ज़्यादा अपने यहाँ पे घरों पे पैसे भेज सकेंगे। तो कुल मिला के इसका मीनिंग ये निकलता है। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पे मेंस का है, इसके लिए सीधे सीधा आपको नहीं मिलेगा, जैसे प्री में आता है भाई कि अपन फर्स्ट स्टेटमेंट मिल गया है तो उसको आराम से अपन कर देंगे, ये ऐसा नहीं है यहाँ पे, ठीक है ना। तो यहाँ पे थोड़ा है जो आपको मेहनत करना पड़ेगा, कॉन्टेक्स्ट को रीड करके समझना पड़ेगा। आगे देखते हैं अपन, यहाँ पे अगला क्वेश्चन है, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर आपका 8 है। देखते हैं, समझते हैं यहाँ पे क्या बोला है। एक्टिविटीज सच एज स्टैंपिंग, डिक्रीजिंग, स्टेबलाइजिंग, etc. This includes using machines such as machines, dynamic track stabilizers, track tamping machines, ballast regulating, etc. to carry out track maintenance, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखते हैं अगेन, अब देखिए यहाँ पे शुरू हो रहा है वापस ए से, शुरू नहीं हो रहा, और ना ही एक्टिविटी सच एज स्टैंपिंग, और ए से ये भी नहीं होगा। अब या तो बी, सी या डी, इनमें से किसी न किसी एक से आपका यहाँ पे क्या होगा, शुरू होगा। अब यहाँ पे कुछ बातें अपन समझते हैं, देखते हैं, ठीक है ना। पैर मिलेगा तो ठीक है, नहीं तो फिर अपन क्या करेंगे यहाँ पे, नहीं तो फिर अपन क्या कर देंगे यहाँ पे, एक एक को रीड करके ही करेंगे, फिर लास्ट ऑप्शन वही होता है। अब यहाँ पे अपन देख लेते हैं क्या हो सकता है आपका, ठीक है ना। अब देखिए ये ईटी से लगा, यानी कि ये किसी के एग्जाम्पल बता रहे, जैसे यहाँ पे ईटी से लगा है तो ये क्या कर रहा है भाई, इन बातों के अलावा ये भी एक्स्ट्रा डॉट 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 है, तो ये भी ईटी से किसी न किसी का क्या होगा, आपका यहाँ पे एग्जाम्पल बता रहा होगा, यानी कि यहाँ पे पहले, इसके पहले बहुत सारी बातें होगी, उसके बाद में आप क्या बोल दोगे कि ये बातें हैं एक्स्ट्रा ईटीसी, यानी कि इसके अलावा और भी है बहुत सारी। तो अब देखते हैं बहुत सारी बातें हैं जो आपकी किस में है, ठीक है ना। तो बहुत सारी बातें किस में है, तो देखते हैं यहाँ पे, जैसे देखिए अगर सी में देखिए मशीनरीज है, डायनेमिक ट्रैक स्टेबलाइजर्स है, ठीक है ना, ये हो सकता है, ठीक है। तो अगर देखें यहाँ पे तो क्या हो सकता है, ई के पहले यहाँ पे कुछ न कुछ आएगा, ठीक है ना, ई के पहले कुछ न कुछ आपका आएगा, ईटीसी है। अब देख लेते हैं, क्या पता सी आ जाए कि मशीन्स, डायनेमिक ट्रैक स्टेबलाइजर्स है, ईटीसी टू कैरी आउट ट्रैक मेंटेनेंस। इनके अलावा भी बहुत सारे हैं जो क्या कर सकते हैं, कैरी आउट कर सकते हैं यहाँ पे ट्रैक मेंटेनेंस को। देख लेते हैं एक बार, सीई किसी में पेयर है तो उसको अपन एक बार रीड करके देख लेते हैं कि सीई किसी में पेयर है या नहीं है, ठीक है ना। देख लेते हैं, देखिए यहाँ पे सीई नहीं है, यहाँ पे भी नहीं है, यहाँ पे ईसी उल्टा है, और यहाँ पे देखिए अगर तो अपन देखो अपने को दिख रहा है सीई, तो एक बार इसको रीड करके देख लेते हैं अपन, ठीक है ना, क्या पता आपका आंसर मिल जाए। देखते हैं, दिस इंक्लूड्स यूजिंग मशीन सच एज, यानी कि इसमें शामिल है यहाँ पे आपका मशीन्स को इंक्लूड करना। अब सच एज यानी कि अब आगे एग्जाम्पल बताएगा आपको बी के बाद में कि कैसी मशीन्स है, तो ये बताई है आपकी किस में, डी में। तो कैसी मशीन्स है, मशीन्स के नाम बताए हैं, जैसे कि आपको दे रखा डी में ट्रैक टैंपिंग करना मशीन्स, ये मशीन्स है। बलास्ट रेगुलेटिंग, अब देखिए ये भी क्या है, एक मशीन है, इसके बाद में मशीन आना चाहिए, तो मशीन कहाँ लिखा है, तो देखिए आगे क्या लिखा है, सी, तो मशीन लिखा है किस में, सी में लिखा है, तो यानी कि एकदम सही चल रहा है अपना, कि यहाँ पे जो ट्रैक टैंपिंग मशीन्स है, बेलास्ट रेगुलेटिंग मशीन्स है, और डायनामिक ट्रैक स्टेबलाइजर्स है, उसके बाद में आया ईटीसी टू कैरी आउट ट्रैक मेंटेनेंस, ठीक है ना, इसके बाद में आया ई, और लास्ट में क्या आएगा, एक्टिविटीज सच एज टैंपिंग, ड्रेसिंग, स्टेबलाइजिंग, ईटीसी, तो लास्ट में क्या आया, ए आया। तो देखिए इसलिए बोला था लैंग्वेज टफ है पर करने का तरीका आना चाहिए। अब इसका मीनिंग क्या है, तो आपको बोला है कि इसमें जो ट्रैक मेंटेनेंस करने की जो यहाँ पे होती है, जैसे टैंपिंग करना, ड्रेसिंग करना, और यहाँ पे स्टेबलाइज करना, इसके लिए जो ट्रैक टैंपिंग मशीन्स है, बेलास्ट रेगुलेटिंग मशीन्स है, और डायनामिक ट्रैक स्टेबलाइजर्स है, आदि इन मशीनों का अपने को क्या करना भाई, उपयोग करना है, इनका यूज़ करना है, ये इसका सेंस है, ठीक है ना। तो इसके हिसाब से क्या बन जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर डी है जो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर बन जाएगा। आगे मूव करते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। यहाँ पे अगला क्वेश्चन है, अगेन रीड करते हैं, समझते हैं यहाँ पे। डिसेंट्रलाइज्ड स्टोरेज फैसिलिटी अक्रॉस द फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया एफसीआई कट वेस्टेज ऑफ द प्लान विल लेट cooperative set up farm produce and help farmers plan their sales better country in a move to reduce the burden on, ठीक है ना। अब यहाँ पे अपन समझते हैं क्या हो सकता है। देखिए यहाँ पे
देखिए फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया है, तो यहाँ पे देखिए फूड कॉर्पोरेशन इंडिया कट वेजेस ऑफ, तो हो सकता है, ठीक है। कुछ पहले अपन यहाँ पे क्या करते हैं, पेयर बना देते हैं। तो अगर अपन देखें सबसे पहले बी से ही पेयर बनाते हैं, ठीक है ना, बी है, तो बी में बोला कि जो फूड कॉर्पोरेशन यानी कि एफसीआई है उसने कट किया वेजेस ऑफ, किसके वेजेस कम किए हैं, ठीक है ना। तो ऐसी कोई चीज़ें होगी जिसके क्या किए यहाँ पे, वेजेस कम किए हैं, यानी कि उसका खर्चा कम किया है। तो किसके वेजेस कम किए हैं यहाँ पे, अगर देखें यहाँ पे तो फार्म प्रोड्यूस एंड हेल्प फार्मर्स, यानी कि जो फार्म प्रोड्यूस है इनके वेजेस को कम किया है, और हेल्प किए फार्मर की प्लान देयर सेल्स बेटर, और यहाँ पे उनकी मदद की है ताकि वो फार्मर्स को क्या कर सके, और ज़्यादा सेल्स बेटर कर सके। तो एक ही यहाँ पे है जो ऐसा फ्रेज है जो आपका बी के बाद में आ सकता है, और वो कौन सा है आपका यहाँ पे, वो है आपका डी। अब बी और डी का एक बार पेयर देख लेते हैं कहाँ पे है, उसको फिर रीड करेंगे और देखेंगे। देखिए बी डी यहाँ पे है, यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे नहीं है, और यहाँ पे है, तो दो है अपने को, और अरेंजमेंट भी नीड है भाई अपने को। तो अब ए और डी है, तो पहले ए और डी है, दोनों को एक एक करके चेक कर देते हैं। पहले ए वाले से शुरू करते हैं, सी से शुरू करना है अपने को, ठीक है ना। तो देख लेते हैं सी आपका सही होगा या नहीं होगा। सी से देखते हैं, द प्लांट विल लेट कोऑपरेटिव सेटअप, ठीक है ना। फिर क्या आएगा, ए आएगा, सेटअप डिसेंट्रलाइज स्टोरेज फैसिलिटीज अक्रॉस द, अब किसके अक्रॉस द, अक्रॉस द के बाद में क्या आएगा, किस में सेटअप कर रहे हैं, पूरे देश में। तो ए के बाद में अपने को पक्का पता है कि क्या आएगा, ई आएगा। अक्रॉस द कंट्री, यानी कि ये जो डिसेंट्रलाइज स्टोरेज फैसिलिटी है ये पूरे देश में क्या करेंगे, यहाँ पे स्टोरेज को क्या करेंगे, यहाँ पे व्यवस्थित करेंगे यहाँ पे। तो ए और ई का भी पेयर है, अपने को एक बात और पता चली ए और ई का। देखिए ए और ई यहाँ पे भी है, ठीक है ना। तो अभी तो सी ए ई यानी कि ये सही चल रहा है। अब यहाँ पे बोला है अक्रॉस द, यहाँ पे क्या बोला था, कंट्री, इन ए मूव टू रिड्यूस द बर्डन ऑन, ये एक ऐसा मूव है जो कम करेगा बर्डन ऑन, किस पे कम करेगा, ये करेगा आपका, तो अब क्या आएगा आपका यहाँ पे बी आएगा, ये बर्डन कम करेगा आपका एस एफसीआई पे, ताकि वो कट कर सके वेस्टेज को, ठीक है ना। सॉरी मैंने पहले वेजेस बोल दिया था, वेस्टेज को कम कर सके, ठीक है। यहाँ पे जो भी वेस्टेज होता है उसको कम कर सके, ऑफ किसका, जो फार्म प्रोड्यूस वेस्टेज है उसको कम कर सके, और हेल्प कर सके फार्मर्स की, ताकि वो प्लान कर सके उनके सेल्स को और बेटर। तो यहाँ पे लास्ट में क्या आएगा आपका डी आएगा। तो अभी इसको पढ़ के लगा अपने को एकदम सही है, ठीक है ना, एकदम सही लग रहा है, ठीक है ना। तो अगर आपको सही लग रहा है तो ये आपका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए है जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्यों, अब देखिए यहाँ पे एंड में सी है, तो एंड में सी है, तो यहाँ पे देखिए सी में लिखा द प्लान विल लेट कोऑपरेटिव सेटअप, ठीक है ना। अब सेटअप किसको करेगा, ठीक है ना, ये सेटअप करेगा किसको करेगा, तो किसको करेगा, तो वो सी का है जो दे रखा है कि वो स्टोरेज फैसिलिटीज करेगा पूरे देश में, यानी कि सी और ए का भी आपका पेयर था। तो सी तो कभी लास्ट में आएगा नहीं, तो इसके लिए आपका क्या हो जाएगा, कट हो जाएगा, और आंसर आपको क्या मिल जाएगा, ऑप्शन नंबर ए मिल जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या बोला है आपको, यहाँ पे बोला है कि ये जो आपका यहाँ पे योजना है, इससे जो गवर्नमेंट की यहाँ पे जो समितियाँ है, ठीक है ना, वो क्या करेगी, पूरे देश में यहाँ पे डिसेंट्रलाइज कर देगी स्टोरेज फैसिलिटी को पूरे देश में, ताकि क्या होगा, यहाँ पे जो एफसीआई है उसके ऊपर बोझ कम पड़ेगा, और जो यहाँ पे जो वेस्टेज हो रहा है फार्म प्रोड्यूस का वो क्या होगा, कम होगा, और इससे मदद मिलेगी किसानों को, ताकि वो क्या कर सके, और ज़्यादा बेटर है, जो क्या कर सके, सेल्स मिल सके उनको, और ज़्यादा अच्छा उनको इनकम मिल सके यहाँ पे। उम्मीद आपको समझ में आया होगा। आगे है आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10, देखते हैं समझते हैं क्या है। एन अपग्रेडेड द लैंडिंग सीक्वेंस, लैंडर्स लेग्स lowered its minimum stage, ISRO has strengthened to improve the chances of success at this time, thrust enhance the availability of power, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पे सबसे पहले तो ए में एंड लगा है, एंड से शुरू नहीं होता, यानी कि इससे पहले कोई ना कोई बात होनी चाहिए, तो ये आपका ऑप्शन कट हो गया, ठीक है ना। अब आगे देखते हैं क्या हो सकता है। आगे बोला है आपको यहाँ पे, अब देखिए 2 बार सी है, 1 बार डी है, 1 बार बी है, ठीक है ना। सी बोला है लैंडर्स, यहाँ पे देखिए सी कहाँ है आपका, ये रहा, तो सी में बोला है स्टेज, अब कौन सा स्टेज है, कैसा स्टेज है, क्या आपको पता है, ठीक है ना, यानी कि कौन सा स्टेज है, कैसा स्टेज है, नहीं पता है, तो सी तो कहीं बीच की बात है भाई, सी से भी नहीं होगा। डी से देखते हैं, डी में बोला टू इम्प्रूव द चेंजेस ऑफ सक्सेस एट दिस टाइम, डी आपका हो सकता है। बी में देखते हैं लैंडर्स लेग, अब कौन से लैंडर का क्या बात कर रहे हैं, कुछ पता है आपको, नहीं है, तो यानी कि ये भी नहीं होगा। तो अभी एक बार इसको रीड करके देखते हैं क्या है।
तो डी में बोला है टू इम्प्रूव द चेंजेस ऑफ सक्सेस एट टाइम, यानी कि इस स्तर पर यहाँ पे जो सक्सेस है उसकी संभावना को अगर अपन लेते हैं, चांसेस को, ठीक है ना, जो इम्प्रूव द चांसेस ऑफ सक्सेस है, तो यहाँ पे इसकी संभावना को अगर अपन ले, ठीक है, तो क्या होगा डी के बाद में सी। तो एट दिस, अब यहाँ पे सी में क्या बोला है, एट दिस स्टेज, यानी कि इस स्टेज पे अगर अपन यहाँ पे ले, एकदम सही है। इसरो हैज स्ट्रेंथन द, तो इसरो ने है जो मजबूत किए हैं, अब किसको किया है यहाँ पे, तो ई में थ्रस्ट, ठीक है ना, जो यहाँ पे वही ऊपर जाता है आपका जो थ्रस्ट है उसको क्या क्या है, स्ट्रेंथन, यानी कि और मजबूत कर दिया है। एनहेंस कर दिया है अवेबिलिटी ऑफ पावर, यानी कि और ज़्यादा एनहेंस, और ज़्यादा बढ़ा दी है उसकी जो पावर को है, ठीक है ना। उसके बाद में क्या आएगा ए एंड, और इसके साथ ही क्या गया, अपग्रेड किया गया है लैंडिंग सीक्वेंस को, और लास्ट में क्या आएगा आपका यहाँ पे, ठीक है ना, एक कुछ भूल गए हैं, ठीक है ना, बी भूल गए, फिर सी के बाद में बी आएगा, एक बार वापस रीड कर देते इसको, ठीक है ना। ध्यान दीजिएगा डी में क्या बोला है आपको, डी में बोला है यहाँ पे कि इम्प्रूव करेगा चांसेस सक्सेस के एट दिस स्टेज, इस स्टेज पे है जो ये इम्प्रूव करेगा चांसेस को यहाँ पे, ठीक है ना, सक्सेस के। इसरो ने स्ट्रेंथन किया है द, ठीक है ना, यहाँ पे डी के बाद में क्या आया, सी आया। स्ट्रेंथन किया है किसको, लैंडर्स के लेग को किया है, तो क्या आएगा बी, यानी कि द लैंडर्स लेग, उसको है जो और ज़्यादा मजबूत कर दिया है। लोवर्ड इट्स मिनिमम, और कम कर दिया है उसका मिनिमम, क्या, तो इसके बाद में क्या आएगा आपका, इसके बाद में आएगा आपका ई, मिनिमम थ्रस्ट, और एनहेंस कर दिया, यानी कि पावर बढ़ा दिया है, अवेलेबिलिटी ऑफ पावर, और साथ ही अपग्रेड कर दिया है लैंडिंग सीक्वेंस को। लास्ट में क्या आएगा आपका, ए आ गया। तो इस तरीके से आपका यहाँ पे क्या हो गया, ऑप्शन नंबर सी है जो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो गया। तो ये था आज का सेशन, उम्मीद है आपको अच्छा लगा होगा और यहाँ से आपने बहुत कुछ सीखा होगा। तो प्लीज़ यहाँ पे वीडियो को पूरा देखिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, और जितना पॉसिबल हो सके आपके जितने भी अकाउंट है सोशल मीडिया पे या ग्रुप बने हुए हैं टेलीग्राम पे या आपके व्हाट्सएप पे, तो वहाँ पे वीडियो को शेयर कीजिए, रिकमेंड कीजिए, ताकि इसका बेनिफिट है जो मैक्सिमम स्टूडेंट को मिल पाए। तो देखते रहिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। तो थैंक यू सो मच, कीप वॉचिंग कॉन्स्टेंट लर्निंग।